10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट सेशन में हम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुछ एक पॉइंट देखे थे, याद होगा कोई दिक्कत नहीं, वो बेसिक था। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। जो हम लोगों ने बेस पढ़ा दैट वाज ओके। आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में, चूंकि बेस आपको पता चल गया, सुन लें इधर, हम कुछ डेफिनेशंस पार्ट की बात करेंगे, यानी कि जिनकी परिभाषाएं दी हुई हैं, जिनकी डेफिनेशंस दी हैं, जो वर्ड टेक्निकल बार बार यूज होंगे। मैंने कहा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, तो इनपुट टैक्स तो समझ में आया कि जब हम लोग किसी सप्लायर से माल खरीदते हैं और उस खरीदते समय, सर्विसेज लेते समय हम लोग उसको टैक्स का पेमेंट करते हैं, उसकी हम क्रेडिट लेते हैं। लेकिन ये तो पता चले कि इनपुट का मतलब क्या है, क्यों इनपुट में क्या क्या चीजें आती हैं वो तो पता चले। अरे क्या इनपुट में कैपिटल गुड्स शामिल होती हैं या नहीं, कि कैपिटल गुड्स को अलग से बताया गया है। अरे इनपुट सर्विसेज का क्या मतलब है, क्या इनपुट में इनपुट सर्विसेज भी आएंगी या इनपुट से इनपुट सर्विसेज हटा दी गई हैं अलग से। मींस हमको पहले इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा। पहली चीज, इनपुट का मतलब कोई भी गुड्स जिसका यूज करना हो। अब मेरी बात समझे, मैंने इनपुट खरीदा, जब मैंने इनपुट खरीदा यानी गुड्स खरीदा, तो इस इनपुट को खरीदते समय मैंने क्या दिया होगा, इनपुट टैक्स। अब जब इनपुट गुड्स से हम आउटपुट गुड्स निकाल रहे हैं, यानी सप्लाई करेंगे ना इसकी हम, तो जब हम सप्लाई करेंगे, सेल करेंगे, तो इस पर हमें कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स। हाँ या ना। हम सरकार से ये बोलेंगे जो हम ऑलरेडी इनपुट टैक्स दे चुके हैं उसकी हमें क्या दे दो, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। तो इस इनपुट टैक्स को जब हम आप वापस लेने की बात करते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आखिर ये इनपुट टैक्स किसका, गुड्स का, ये गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स का, या कुछ और। अब बात समझ में आई। तो कहा गया इनपुट का मतलब होता है गुड्स। इनपुट का मतलब क्या हुआ, इनपुट का मतलब हमेशा याद रखना गुड्स। इसमें कैपिटल गुड्स भी शामिल नहीं है भाई। इनपुट जब भी मैं बोलूं, केवल इनपुट में बोलूं कि हमने किसी इनपुट को यूज किया आउटपुट में, तो वहां पर इनपुट का मतलब केवल गुड्स होगा। क्लियर है। other than capital goods used or intended to be used by a supplier in the course of furtherance of business. क्लियर है, पक्की बात। कैपिटल गुड्स इट मींस गुड्स जिसको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर रखा है। मशीन खरीदते हैं, एंट्री करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन अकाउंट डेबिट को करने का मतलब यह हुआ कि वी आर जस्ट गोइंग टू कैपिटलाइज इट। अगर हम किसी रिपेयर किया, चलो मशीन का रिपेयर करवाया, तो एंट्री करते हो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1,00,000 रुपए का। लेकिन अगर इस रिपेयर को करवाने से मशीन की लाइफ बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो हम रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं करते। प्रैक्टिकली फिर हम रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं करते।
हम मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं। क्या करते हैं? अब बात समझ में आई? दोनों में फर्क पे समझ में आया? बुक्स में हम कुछ इस तरह की एंट्री करते हैं, रिपेयर करवाया, लेकिन उस रिपेयर को करवाने से हमारी मशीन की लाइफ बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। क्या करेंगे? इसको कहते हैं कैपिटलाइज करना, मशीन अकाउंट में ले जाना। अरे रेवेन्यू में ले जाना, किस में ले जाना? दिस इज द लॉस, दिस इज द रिकरिंग एक्सपेंसेस, हर साल होता है रिपेयर नेचर का, तो ये हमने नॉट कैपिटलाइज्ड। बात समझ में आई? ये रेवेन्यू में चला गया। किस में चला गया? रेवेन्यू में चला गया। देखो ना, कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स जिनको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर रखा है? कैपिटलाइज कर रखा है। अब क्लियर है? तो कैपिटल गुड्स का मतलब हुआ गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दो चीजें मैंने बताई। पहला, इनपुट। इनपुट डजंट इंक्लूड कैपिटल गुड्स। तो इनपुट का मतलब गुड्स होता है, सर्विस नहीं होता। इनपुट का मतलब गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स नहीं होता। ये भी क्लियर हो गई? कैपिटल गुड्स का मतलब हुआ कि ऐसी आइटम्स, ऐसे गुड्स जिनको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर रखा हो, उसको हम कहेंगे कैपिटल गुड्स। बोलो भाई। इनपुट सर्विसेज, ये तीसरी डेफिनेशन। इनपुट सर्विसेज इट मींस सर्विसेज। देखो ना, ऊपर हमने कहीं सर्विसेज का नाम लिया, देखो ना, यहां पर भी गुड्स था, यहां पर भी गुड्स। सर्विस का मतलब केवल सर्विस होता है, ऐसी सर्विसेज जैसे हमने किसी सीए से सर्विसेज ली, इंजीनियर से सर्विसेज ली, लॉयर से सर्विसेज, मतलब हम सर्विसेज ले रहे हैं और उन सर्विसेज का यूज हम बिजनेस में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? अब क्लियर है? इट मींस एनी सर्विसेज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोई दिक्कत है क्या? पक्की बात? तो तीन चीजें याद रहेंगी, इनपुट, कैपिटल गुड्स और सर्विसेज। तीनों अलग अलग चीजें, इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज। इज इट क्लियर? अब इनपुट टैक्स का मतलब क्या हुआ? अरे हमने जो ये वर्ड लिखा था ना, हमने गुड्स मनाया, गुड्स मंगाने पर जो हमने इनपुट टैक्स दिया, अरे हम कैपिटल गुड्स भी तो मंगा सकते हैं, उस पर भी तो क्या दे सकते हैं? नहीं, हम इनपुट सर्विसेज भी तो मंगा सकते हैं, उस पर भी क्या दे सकते हैं? अब क्लियर हुआ? तो इनपुट टैक्स का मतलब गुड्स और सर्विसेज जो हमें अपने बिजनेस में यूज करनी है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो। हाँ या ना? उस पर दिए जाने वाला टैक्स इनपुट टैक्स कहलाएगा, उस पर दिया गया टैक्स इनपुट टैक्स कहलाएगा। क्लियर है? और इनपुट टैक्स में क्या क्या आता है? उड़ी बाबा, अगर हमने, ढंग से सुनना, अगर मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ये राजस्थान का है और हम जो खरीदने वाले हैं हम यूपी के हैं, हो गया? अब इसने मुझे सामान बेचा, सप्लाई की, क्या सेम स्टेट में उसने मुझे माल बेचा है या दूसरे स्टेट में बेचा है? दूसरे स्टेट में। इसका मतलब उसने जब अपना बिल बनाया होगा तो सामान का तो वैल्यू लिखा होगा, हाँ या ना? वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्लस आईजीएसटी चार्ज किया होगा। बताया था लास्ट सेशन में, उसने आईजीएसटी चार्ज करके अपना इनवॉइस वैल्यू बनाया होगा। अब तो क्लियर है? यानी हमारे पास इनपुट टैक्स के नाम पर क्या आया? आईजीएसटी आया ना? इनपुट टैक्स के नाम पर क्या आया? क्योंकि हमने दूसरे स्टेट से माल खरीदा, तो उसने जब बिल बनाया होगा तो उसने तो ये दिखाया होगा हम दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट कर रहे हैं, तो उसने जब बिल बनाया होगा तो आईजीएसटी चार्ज किया होगा। चलो, हमने ना माल खरीदा यूपी से, यूपी में ही, तो जो यूपी वाला सप्लायर होगा जिसने हमको माल बेचा है, उसने जब बिल बनाया होगा तो उसने लिखा होगा वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस सीजीएसटी प्लस। बात समझ में आया?
ये तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था, हिंट दिया था। ये बन जाता है हमारा इनवॉइस वैल्यू इसका, जिसने हमको माल बेचा। तो मेरे पास जो इनपुट टैक्स आया, इनपुट टैक्स मतलब सामान खरीदते समय जो टैक्स आए, दो आए, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये इनपुट टैक्स हुआ। अरे हाँ भाई, हाँ या ना। इसी तरह अगर सर्विसेज होती, ये जो राजस्थान से यूपी में सामान बेचा है, सामान बेचकर उसने सर्विस दी होती, तो उसने हमसे क्या चार्ज किया होता? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी चार्ज किया होता। क्या चार्ज किया होता? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है। सीजीएसटी एसजीएसटी सेम स्टेट से अगर मैंने सर्विसेज ली तो ये गुड्स का भी हो सकता है, अगर गुड्स लिया तो गुड्स, सर्विसेज होंगी तो। अब तो ये भी क्लियर है। लेकिन 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 यूनियन टेरिटरीज आपने नाम सुना होगा, यूटीज। बताया भी था, नहीं बताया तो सुन लो। यूनियन टेरिटरीज, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है ना, ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरीज। अब इस यूनियन टेरिटरीज को भी दो पार्ट में बांटा गया है। दिल्ली का अपना सीएम है, लद्दाख का अपना सीएम नहीं हो सकता, वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट है। जम्मू कश्मीर का अपना सीएम होगा, अभी नहीं है लेकिन होगा, हाँ या ना। तो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड नहीं है, लेकिन वहां पर एलजी का रोल प्ले करेगा। कौन रोल प्ले करेगा? जैसे दिल्ली में रोल प्ले होता है एलजी का, उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में भी रोल प्ले होगा एलजी का। लेकिन लद्दाख में वो पूरी तरह किससे एडमिनिस्ट्रेड होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेड होगा, वहां कोई सीएम नहीं होगा। सीएम मतलब सॉरी, मतलब वहां कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा, ठीक है ना, माइंड चेंज कर देते हैं वहां इसका अपना कोई ऐसा स्टेट जिसका अपना लेजिस्लेचर ना हो, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड हो, हाँ या ना। लेजिस्लेचर का मतलब विधानसभा ना हो। दिल्ली में अपनी विधानसभा है, उसका सीएम है, ठीक। पौंडीचेरी, चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपका दो लोगों में, दो स्टेट्स का एक ही कॉमन है ना, क्या? कैपिटल। हरियाणा का भी वही है, पंजाब का भी वही है ना। तो ये जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, इनका सेपरेट लेजिस्लेचर नहीं होता, विधानसभा नहीं होगी वहां, क्लियर है। लेकिन कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका अपना विधानसभा होता है, विधायक होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया। तो हम उस यूनियन टेरिटरीज की अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, ऐसे यूनियन टेरिटरीज की बात करने जा रहा हूं जिनका अपना लेजिस्लेचर ना हो। तो वहां पर है तो स्टेट, लेकिन हम उसको यूटीजीएसटी का नाम देंगे, एसजीएसटी का नाम नहीं देंगे। यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्या नाम देंगे? यानी अगर हम किसी यूटी से सामान माल खरीदते हैं, मैं यूपी में हूं और मैं किसी यूटी से सामान खरीदूं, यूनियन टेरिटरी से सामान खरीदूं, तो मुझे जो बिल मिलेगा उस पर इनपुट टैक्स क्या लिखा होगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी तो लिखा होगा, एसजीएसटी की जगह क्या लिखा होगा? यूटीजीएसटी। अब बात समझ में आई, क्लियर है। तो हमारे पास ये चीजें हो गई। अब जरा देखो, इसका मतलब सर हम लोग को जो जीएसटी है ना, अब थोड़ा और क्लियर हो गया, उसमें हम लोग को सीजीएसटी एक्ट भी पढ़ना पड़ता है, एसजीएसटी एक्ट भी पढ़ना पड़ता है, हम लोग को आईजीएसटी एक्ट भी पढ़ना पड़ता है, और यूटी जीएसटी एक्ट भी पढ़ना पड़ता है। नहीं, मोर और लेस सब सेम होते हैं। तो यहां पर देखो, इनपुट टैक्स, ये इनपुट टैक्स का मतलब सर आईजीएसटी वाला इनपुट टैक्स, जो मैंने सामान खरीदा आईजीएसटी वाला, वो इनपुट टैक्स होता है, चाहे गुड्स खरीदे हो चाहे सर्विसेज खरीदे हो, चाहे गुड्स मैंने यूज किए हो चाहे सर्विसेज मैंने यूज किए। देखो यहां पर लिखा होगा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये आप दोनों, हाँ या ना।
तो इनपुट टैक्स में शामिल होगा आईजीएसटी, इनपुट टैक्स में शामिल होगा एसजीएसटी, इनपुट टैक्स में शामिल होगा यूटीजीएसटी। हाँ या ना? बोलो। अब जरा ढंग से देखो, इनपुट टैक्स में शामिल है आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये मिस्टर ए है, मैं मिस्टर बी हूं, इसने मुझे सामान सप्लाई किया, ठीक, मैं इसको क्या करूंगा, पेमेंट। बोलो, मैं नॉर्मली इसको आईजीएसटी प्लस वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस आईजीएसटी का पेमेंट करता। 1,00,000 रुपए वैल्यू ऑफ गुड्स है और मान लेते हैं 10,000 आईजीएसटी का है, टोटल कितना पेमेंट होगा, 1,10,000। किसको? मिस्टर ए को। देने वाला कौन? मैं। और 1,10,000 दो लोगों में चला जाएगा, ए के पास रह जाएगा 1,00,000 और गवर्नमेंट के पास ये पेमेंट कर देगा 10,000। इसका मतलब देखो तो मेरी जेब से जो पैसा निकला वो दो पार्ट में गया, यही तो। जो मेरी जेब से 1,10,000 निकला वो दो पार्ट में गया, गवर्नमेंट के हाथ में भी और पार्टी के हाथ में भी जिससे मैंने सामान खरीदा था। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हम इससे पैसा नहीं लेंगे ना, हम इससे चिढ़ते हैं, हम इससे पैसा नहीं लेंगे, मिस्टर ए से पैसा नहीं लेंगे, मेरा टैक्स का पैसा तू मुझे डायरेक्ट दे दे। बोल सकती है कि नहीं गवर्नमेंट? बोल सकती है, बोल सकती है, नहीं बोल सकती? तुम किराने की दुकान पर जाओ, उससे कहो हमको ब्रेड दे दो, पेन दे दो, चलो पेन दे दो, उसने पेन दिया तुम्हें, स्टेशनरी की बुक की शॉप पर गए, तुमने कहा पेन दे दो, पेन दिया उसने, उसमें लिखा था एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो तुमने कहा टैक्स कितना, उसने कहा मुझे नहीं मालूम, तुमने तुरंत सर्च किया, 100 रुपए की पेन थी और 10 रुपए का टैक्स लगा हुआ था उस पर, ठीक। तुमने उससे कहा कि एक काम करो तुम हमसे 100 रुपए ले लो, 10 रुपए हम डायरेक्ट दे देंगे गवर्नमेंट को, तुझे क्यों दे? कभी बोला है क्या तुमने ऐसा? और कभी सुना है क्या? क्यों? ऐसा कर तो सकते हो ना, 100 रुपए उसको दे दो, 10 रुपए गवर्नमेंट को दे दो, आखिर वो भी तुमसे 10 रुपए लेकर किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। तो हाँ, तो अरे क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट तुमको द्वार द्वार ढूंढेगी नहीं। कहाँ गया, कहाँ गया 10 रुपए मेरा लेकर, कहाँ गया? नहीं समझे? कहाँ तक ढूंढेगी? तो इसीलिए तो रजिस्टर्ड पर्सन का कंसेप्ट आया कि रजिस्टर्ड करवाओ अपने को। गवर्नमेंट को बड़ा इजी है उस दुकानदार से पैसा लेना टैक्स का। अब कोई आया 2 रुपए का इरेजर लेकर गया, अब 10 पैसे के लिए गवर्नमेंट उसको दरवाजे दरवाजे ढूंढ रही है। अब बात समझ में आई? तो सारा पैसा वही इकट्ठा करके वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट दे देगा। ये नॉर्मल टैक्स सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज सिस्टम। लेकिन कई जगहों पर गवर्नमेंट को लगता है ना बाबा ना, जो आदमी सामान सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, वो टैक्स चोरी कर सकता है, उल्टा वो धोखा दे सकता है। तो गवर्नमेंट अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से कभी कभी ऐसे गुड्स और सर्विसेज पर कहती है ना 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 ना, जो सप्लाई करेगा हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, हम तो मिस्टर बी से डायरेक्ट टैक्स ले लेंगे। देखो पहले वाले केस में जो छोटे सप्लायर हैं, जो बायर हैं, उनसे गवर्नमेंट टैक्स ना लेकर हजारों लाखों लोगों से लेने से अच्छा है 100-200 लोगों से ले लो। उनसे लेना आसान है, एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान है, हाँ या ना, और कलेक्शन भी होगा ठीक ठाक। दूसरा, अगर किसी केस में गवर्नमेंट को लगता है कि हमें डायरेक्ट कंज्यूमर से पैसा लेना चाहिए, यानी कि जो उस सामान को यूज कर रहा है, जैसे इस केस में मिस्टर बी, वो मिस्टर ए को पैसा दे रहा था, मिस्टर ए गवर्नमेंट को दे रहा था, गवर्नमेंट ने कहा ना हम तो मिस्टर बी से डायरेक्ट ले लेंगे टैक्स, जो बचेगा पैसा वो बाकी उसको दे देगा, मेरा टैक्स हमको देगा, उसका पैसा उसको देगा। इसको भी मालूम है मिस्टर ए को कि जो सामान वो दे रहा है उसमें से टैक्स का पैसा उसको नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? वो टैक्स पैसा डायरेक्ट कौन देगा? मिस्टर बी। किसको देगा? गवर्नमेंट को।
इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? रिवर्स। यानी तुम दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने कहा टैक्स दो, तुमने कहा हम तुम्हें नहीं देंगे, हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देंगे, इसको हम कहते हैं रिवर्स चार्ज, उल्टा। ठीक, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी मेरे लिए क्या है? आईटीसी है। अगर मैंने दुकानदार को दिया होता फिर मैं उसकी क्रेडिट लेता, मैंने डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे दिया तो क्या क्रेडिट नहीं मिलेगी? मिलेगी। बट ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की, अगर मैंने उस दुकानदार को पैसा दिया होता तो फिर मुझे उसकी क्रेडिट मिलती आईटीसी के नाम से। अब मैंने डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे दिया आरसीएम के नाम से, तो क्या आईटीसी नहीं मिलेगी? मिलेगी। उसी को बोला गया है ये आरसीएम। ये बात समझ में आई? तो अगर मैं कहूं कि इनपुट का मतलब होता है इनपुट गुड्स, जिसमें कैपिटल गुड्स से शामिल नहीं है। कैपिटल गुड्स जिसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर रखे हों। इनपुट सर्विसेज जो हमने सर्विसेज ली। अब इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज में हमने सीजीएसटी का पेमेंट किया होगा, एसजीएसटी का पेमेंट किया होगा, आईजीएसटी का पेमेंट किया होगा, यूटीजीएसटी का पेमेंट किया होगा और कुछ केसेस में आरसीएम बेसिस पर पेमेंट किया होगा। तो इन सब का जो टैक्स मैंने पेमेंट किया वो मेरे लिए कहलाएगा इनपुट टैक्स। ये है इनपुट टैक्स। अब समझ में आई बात? अब तो आसान है। लेकिन इसमें इनपुट टैक्स में शामिल नहीं है सेक्शन 10 वाला कंपोजिशन लेवी। अभी छोड़ देते हैं इसको। सेक्शन 10 वाला क्या होता है? गवर्नमेंट ने कहा छोटे छोटे व्यापारी हैं बेचारे, छोटे छोटे व्यापारी हैं। मान लो किसी की सेल है 15 लाख, किसी की सेल है 25 लाख और एक आदमी की सेल है 525 करोड़ या 525 लाख। हाँ या ना? अब इन लोगों से हमने कहा देखो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना तुम, और जाहिर सी बात है इस जब बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हें डेबिट क्रेडिट का नॉलेज तो। इतना बेवकूफी वाला आंसर दे रहे हो कैसे? कोई अब पान वाला दुकान खोल करके बैठा है, उससे पूछो डेबिट का होता है, बता देगा? किराने नीचे दुकान है, उससे जाकर पूछना देखो हम तुम्हें सामान बेच रहे हैं, हमने तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट किया, तू मुझे क्रेडिट कर देना। उसके लिए तो सपना हो जाएगा, ये बोल क्या रहा है? तो बीमारी मारो क्या? ठीक है ना? डॉक्टर से बोलोगे डॉक्टर साहब आप हमें सर्विसेज दे रहे हैं ना, तो देखो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में आप क्या एंट्री करेंगे जरा देखो। वो तो बीमार हो जाएगा। तुम कहोगे डेप्रिसिएशन, कहेगा कोई नया मशीन आया है क्या? है कि नहीं? उसको मालूम ही नहीं ये सब वर्ड्स क्या होते हैं। एक बीकॉम पढ़े लिखे को नॉर्मली ये सब नहीं मालूम होता नॉर्मली। तो जो साइंस साइड से ही केवल पढ़ा हुआ है या जो आर्ट साइड से पढ़ा हुआ है तो वो कहां से पता चल पाएगा उसको इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, गुड्स क्या होते हैं। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑल दीस थिंग्स, दे आर नॉट अवेयर। तो अब तो कंपोजिशन इसकी मान लेते हैं। छोटे छोटे दुकानदारों को मैंने कहा देख तुम लोग क्या हो, कहां गया भाई, कित्थों गायब हो गए? हाँ, 15 लाख की कोई सेल कर रहा है, कोई 25 लाख की, कोई 30 लाख की, छोटे छोटे व्यापारी हैं भाई। अब छोटे व्यापारी से हम कहें तुम लोग टैक्स दो, तो गवर्नमेंट ने कहा 40 लाख तक तो हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए मना कर रहे हैं। कितने तक? अगर किसी की सेल 40 लाख है, खाओ पियो ऐश करो, मत दो हमें हमारा टैक्स। क्या बोला गवर्नमेंट ने? 40 लाख तक की तुम्हारी सेल है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है तुमको। तो हर किसी गली में भी घुस जाओ तो 4 दुकानें मिल जाएंगी तुमको। तो क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे? छोटे छोटे दुकानदार नहीं। माफ किया गवर्नमेंट ने, जाओ ऐश करो खाओ पियो। और जो 40 लाख से ऊपर की सेल करते हैं और 1.5 करोड़ तक करते हैं, कहां तक? तो बहुत छोटे भी नहीं है लेकिन बहुत बड़े भी नहीं है। मेरी बात समझे? अब ये 40 से 1.5 करोड़ के सेल में ये साल भर में 2% कमा ले रहा है। मान लो 100 लाख की सेल है और 2% कमा ले रहा है, तो कितना कमाएगा? 2 लाख की प्रॉफिट है। गवर्नमेंट ने कहा देख तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी पड़ेगी, फलाना करना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा। दौड़ा दौड़ा सीए के पास गया, वकील के पास गया, तो उसने कहा कि हमारा हर महीने का 5,000 रुपए दे दे। तो बेचारा अपने बच्चों को पढ़ाए या सीए के बच्चों को पढ़ाए। तो मेरी बात समझना। कहाँ जाइए?
कई लोग आधे आधे % पर काम करते हैं, 1-1% पर काम करते हैं, कई लोगों का बिजनेस चलता ही नहीं है। अब क्या करें, इतने छोटे बिजनेसमैन से क्या पैसा वसूले हम? तो गवर्नमेंट ने कहा 40 लाख से ऊपर, यस इट इज कंपल्शन ऑन यू टू गेट द रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन लगाओ, करवाओ, एक नॉर्मल लाइन पे खड़े हो जाओ, ठीक है। 40 लाख से ऊपर की अगर आपकी सप्लाई टर्नओवर है तो आप लाइन पे खड़े हो जाओ, 1.5 करोड़ तक हम आपसे कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से पैसा लेंगे। नॉर्मली कितना है मालूम है? 1%। 1% का आप हमें टैक्स दे दो, हम तुमसे ना बुक्स पूछेंगे, ना किताब पूछेंगे, ना डेबिट पूछेंगे, ना क्रेडिट पूछेंगे नॉर्मली। लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? आईटीसी मांग रहे हो, इसका मतलब तुम बुक्स ऑफ अकाउंट रख रहे हो, हिसाब किताब रख रहे हो। तो अगर हिसाब किताब रख रहे हो तो फिर कंपोजिशन में क्यों गए? फिर नॉर्मल टैक्स दो। तो अगर तुमको लगता है कि तुम्हें आईटीसी लेनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट रखना है, तो तुम लो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन सेक्शन 10 में अगर आप जाते हैं, यानी कंपोजिशन स्कीम में आप जाते हैं, 1% का टैक्स देते हैं, आपको आईटीसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो इनपुट टैक्स में शामिल नहीं होगा। किस में शामिल नहीं होगा? बट डजंट इंक्लूड द टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन लेवल। इज इट क्लियर? यानी अगर अब हमने किसी ऐसे सप्लायर से माल खरीदा जो कंपोजिशन में छोटा बिजनेसमैन है, तो उसने हमसे कितना टैक्स चार्ज किया होगा? उसने हमको माल बेचते समय कितना टैक्स चार्ज किया होगा? 1%। उसकी क्रेडिट हमें नहीं मिल सकती, उसकी क्रेडिट हमें, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा वो छोटा बंदा है, छोटा बिजनेसमैन है, उससे तुमने सामान खरीदा है, वो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट रख नहीं रहा है। आईटीसी ब्रेक हो गई वहीं पर। चेन जो चल रही थी ना, मैंने तुमको माल बेचा, तुमने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे, ये चेन चलती जा रही थी। मेरा आईटीसी कूद कर वहां पहुंचा, फिर कूद करके, जिसके मैंने कहा ना, जहां भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, क्या नाम है उसका? आईटीसी। तो जहां गुड्स वहां आईटीसी, लेकिन जब चेन बीच में से ब्रेक हो गई तो आईटीसी भी ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर आईटीसी नहीं मिलेगा, तो इनपुट टैक्स में वो शामिल नहीं होगा जो कंपोजिशन स्कीम का होगा। अब क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर मैंने हल्का फुल्का हिंट दिया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन मैंने ये पहले भी कई बार बताया, लेकिन फिर से सुन लो, ढंग से सुन लो। एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब क्या होता है? जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों में होता है वो दूर होगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट मतलब माफ, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना। लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई पढ़ने से तो केवल इतना ही दिमाग में आ रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस द गुड्स और सर्विसेज ऑन विच नो टैक्सेशंस आर देयर। हाँ या ना? लेकिन सुन लो, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब इससे बहुत बड़ा है। जो तुम लोग को समझ में आ रहा है केवल उतना, और यही वो कंफ्यूजन है जो बच्चों को हमेशा रहता है, क्योंकि वो इस डेफिनेशन पर जाते ही नहीं। वो एग्जेम्प्ट सप्लाई को केवल एग्जेम्प्ट सप्लाई ही पढ़ते हैं। तो जब भी एग्जेम्प्ट सप्लाई वर्ड सामने आए, तुरंत एक सेक्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, कौन सा? 247। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में शामिल है नील रेट ऑफ टैक्स। उड़ी बाबा, एक जगह तुम लोग पढ़ोगे नील रेट ऑफ टैक्स इज अ रेट ऑफ टैक्स। नील रेट भी तो रेट है ना, जैसे 1% वैसे 0%। 0% भी तो टैक्स होता है ना। आंसर भले 0 आया, लेकिन है तो रेट ना। तो एग्जेम्प्ट का मतलब नील रेट ऑफ टैक्स, उसमें शामिल है। एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नील रेट ऑफ टैक्स। तो इट मीन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स, which may be wholly exempt, which may be wholly exempt। बात खत्म। चाहे वो सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से हो, चाहे वो आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है नील रेट ऑफ टैक्स मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई। अरे अरे अरे, नील रेट ऑफ टैक्स का मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई। और जिसको स्पेशली एक्ट ने, चाहे सीजीएसटी एक्ट ने, चाहे आईजीएसटी एक्ट ने स्पेशली एग्जेम्प्ट किया है कि इस पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं, बोल दिया इस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। कई एग्रीकल्चरल आइटम्स पर टैक्स लगता ही नहीं है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। और कुछ आइटम ऐसे हैं जिस पर 0% टैक्स है। दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों किस कैटेगरी में शामिल होंगे? एग्जेम्प्ट सप्लाई में। तो नील रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो कवर्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई।
द गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर एग्जेम्प्टेड ऑलरेडी, वो भी हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई कहलाएगा, लेकिन इसमें शामिल है एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ऐसी सप्लाई जो जीएसटी के दायरे में ही नहीं आती। देखो इधर नीचे दिया है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ऐसी सप्लाई, सप्लाई मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई का मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई का मतलब या तो गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या तो सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो। तो कहता है कि इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन दी है कि ऐसा गुड्स और सर्विसेज या दोनों की सप्लाई विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर सीजीएसटी और अंडर आईजीएसटी। दिस एक्ट का मतलब सीजीएसटी और आईजीएसटी दिया है ना। तो अब जरा एग्जेम्प्ट सप्लाई सेक्शन 247 की अगर मैं बात करूं तो एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नील रेट ऑफ टैक्स, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, और लास्ट मैंने बताया एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज की डेफिनेशन दी है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐसा सप्लाई होती है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती या आईजीएसटी के दायरे में नहीं आती, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है। अब क्लियर हुआ? एक बार इसको आराम से पढ़ लो, इत्मीनान से 5 मिनट लो, इतनी चीजें खत्म करो तो फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि ये हमारा बेस था। अब हमारे सामने जब वर्ड्स आएंगे ना, लास्ट सेशन मैंने बेस लिया लेकिन उसमें मैंने तुम लोग को ये नहीं बताया था इनपुट टैक्स में क्या क्या होता है, इनपुट्स गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज क्या होते हैं, ये तुम लोग को नहीं मालूम था, लेकिन अब तो पता चल गया। एक बार इसको आराम से पढ़ो, अब हम थोड़ा और डिटेल में चलेंगे। आते हैं एक नई डेफिनेशन पे, और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और होता क्या है कि हम लोग टेक्स्ट तो पढ़ लेते हैं और ये डेफिनेशन पार्ट्स को कुछ अवॉइड करते हैं, जिसमें एक डेफिनेशन है सेक्शन 16 सीजीएसटी की, नहीं आईजीएसटी की। किसकी? ये आईजीएसटी की दी हुई है, जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई, जब भी किसी से पूछो जीरो रेटेड, अभी अभी मैंने पूछा, कहा नील रेट इज अ रेट ऑफ टैक्स। जीरो रेट का जीरो रेटेड का मतलब क्या हुआ? जीरो रेटेड का मतलब क्या हुआ? अरे बोलो ना, जीरो रेट, बस यही फर्क है। वो तो यहीं पर आ गया था, जीरो रेट तो ये है ना, मैंने तो यही बोल दिया था, जीरो रेट इज अ रेट ऑफ टैक्स। तो नील रेट बोलो, जीरो रेट बोलो, वो ठीक है। तो ये जीरो रेटेड सप्लाई क्या है भाई? अरे ये वो सप्लाई है जो आप विदेश में भेजते हैं, जिसको एक्सपोर्ट करते हैं। क्या क्या बोला मैंने? तो अगर आप गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर होने या प्लस होने की चांसेस बढ़ जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। इंपोर्ट ज्यादा होता है तो समझ लो उतना पैसा जेब से जाएगा डॉलर, और एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो इसका मतलब नेट अमाउंट इंडिया में आएगा। हाँ या ना? अगर तुम लोग एक बार सर्च करोगे तो पता चलेगा, जब हम लोग कोई सामान मंगाते हैं तो वहां पर डॉलर 80 रुपए के हिसाब से हम लोग को मिलता है, और जब देना पड़ता है तो 82 रुपए के हिसाब से देना पड़ता है, 82 के हिसाब से। तो ये एक वो उल्टा अलग लोचा है, जेब से ज्यादा जाता है आता कम है, वहां पर भी प्रॉब्लम। दूसरा, इंपोर्ट्स ज्यादा होने का मतलब है, एक्सपोर्ट कम होने का मतलब है कि ऊपर से जेब से ही डॉलर निकलेगा, हमारे रिजर्व्स कम होते चले जाएंगे। हाँ या ना? तो गवर्नमेंट कहती है हम ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट करके। अब बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट कहती है हम ऐसी सप्लाईज को जीरो रेटेड सप्लाईज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरो रेटेड। हम आपसे टैक्स नहीं लेने वाले ना, हम आपसे टैक्स नहीं लेने वाले, क्योंकि आपको जब विदेश में सामान भेजना है तो कंपटीशन केवल वहां इंडियन बिजनेसमैन का नहीं होगा। अगर हम सामान यूएस में सप्लाई कर रहे हैं तो वहां चाइनीज गवर्नमेंट भी दौड़ रही है, हमारा सामान ले लो। हाँ या ना?
वहां मलेशियन गवर्नमेंट भी दौड़ रहा है, सिंगापुर गवर्नमेंट भी दौड़ रहा है, इंडिया गवर्नमेंट भी दौड़ रही है कि हमारा सामान ले लो। तो वहां पर सामान जिसका सबसे महंगा होगा वही खरीदेंगे, हाँ, जिसका सबसे सस्ता होगा वही खरीदेंगे। और हम टैक्स लगाकर अपने सामान को महंगा करेंगे और कहेंगे अपने बिजनेसमैन से जाओ लड़ जाओ युद्ध में है कि नहीं? तो कैसे लड़ेगा भाई टैक्स लेकर के? तो हम उसको कहेंगे भैया माफ करो टैक्स इसके ऊपर, जाओ अब लड़ाई करो, हमने तुम्हारे हाथ में हथियार दे दिया है किस चीज का, टैक्स ना लेने का, है कि नहीं? इसको हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। तो कहता है इट मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ द गुड्स और बोथ, नेमली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्लियर है? इसको हम जीरो रेट नहीं बोलेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे। चलें आगे। दूसरा इसी में ही शामिल है, अगर हम इंडिया में ही SEZ को सामान बेचते हैं, सामान बेचते हैं, SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या डेवलपर को सामान बेचते हैं जिसको हम कहते हैं डेवलपर ऑफ SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में ही होगा। कहां होगा? लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो इंडिया में है, उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है सामान खरीदने और बेचने के लिए कि वो विदेश है कहां पे? वो इंडिया में ही है। उसको गवर्नमेंट ने कहा ये जो एरिया है ना ये SEZ है, अब हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये विदेश में है। कहो उसका फायदा क्या? क्योंकि उस SEZ से हम लोग मेनली क्या करते हैं, प्रोडक्शन वगैरह का काम करते हैं, वो बिल्कुल इकोनॉमिक जोन बनता है ताकि यहां से विदेशों में सामान जा सके, फ्री होकर के आराम से सप्लाई हो सके, वहां पर रेस्ट्रिक्शंस कम होते हैं टैक्सेस वगैरह के, ठीक है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ाएंगे, चिंता ना करना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे लिए जीरो रेटेड सप्लाई क्या है? दो चीजें, विदेश में एक्चुअल में सामान बेचो, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज, या SEZ में सामान सप्लाई करो, जिसका काम ही है कि मेनली हमको सामान क्या करना है, विदेश में देना है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ टू SEZ और डेवलपर टू SEZ, डेवलपर ऑफ SEZ। क्लियर है? सारी डेफिनेशन हो गई, टन टना टन टन। तो नील रेट ऑफ ड्यूटी और जीरो रेटेड सप्लाई में फर्क है। नील रेट इज अ पार्ट ऑफ द एग्जेम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड इज द पार्ट ऑफ द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट न करके एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हाँ या ना? सेक्शन 16 मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाया था, बताया था, जल्दी जल्दी 2 मिनट में देख लेते हैं क्या है। सेक्शन 16 में बताया गया था एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस। आईटीसी के लिए एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस क्या है? पहला बताया था कि केवल और केवल रजिस्टर्ड पर्सन को यह बेनिफिट मिल सकता है आईटीसी का, हाँ या ना? अच्छा। Which are used or intended to be used in the course of business or furtherance of business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger in the books, या पोर्टल पर जो मिलेगा, हाँ या ना? तो पहली कंडीशन ये बताया कि एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया होना चाहिए। इनपुट टैक्स का पेमेंट, हाँ हाँ हाँ, वर्ड क्या आया था, क्या आया था जरा देखो तो, इनपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स की डेफिनेशन आज हम लोगों ने देख ली, लास्ट सेशन में इसको तो हम लोगों ने इतना डिटेल में नहीं समझा था, लेकिन अब इनपुट टैक्स का मतलब समझ में आया। CGST हुआ, SGST हुआ, UTGST हुआ, IGST हुआ, RCM हुआ, लेकिन शामिल नहीं है सेक्शन 10 वाला कंपोजिशन। अब तो क्लियर है? तो हम उन टैक्सेस की क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, बात समझ में आई? दूसरा सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, ITC आपको तब मिलेगी अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस हो या डेबिट नोट हो, यानी टैक्स इनवॉइस आ गया हो या डेबिट नोट आ गया हो। दूसरा, गुड्स रिसीव हो गया हो, आपके पोजीशन में आ चुका हो। तीसरा, सामने वाले को मैंने पेमेंट दे दिया हो, उसने सरकार को पेमेंट दे दिया हो और रिटर्न्स फाइल कर दी। इतनी सारी कंडीशन याद हो गई थी। तो पहला बताया गया था, ही इज इन पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट, हाँ या ना। रिसीव द गुड्स और सर्विसेज, हाँ या ना। टैक्स को पेड कर दिया हो और रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक। नेक्स्ट बताया था कि अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते उस अमाउंट पर जिसका आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं,
अगर आपने किसी पोर्शन का आईटीसी, टैक्स पोर्शन का आईटीसी क्लेम कर लिया तो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम मत करो। दो दो जगह फायदा कैसे लोगे? वो टैक्स तो आपको वापस हो जाएगा, एक तरह से क्रेडिट मिल जा रही है, तो फिर डेप्रिसिएशन कैसा? और लास्ट जरा ढंग से सुनना, A registered person shall not be entitled to take ITC. ITC मुझे नहीं मिल पाएगा। कब? मान लो, मैं एग्जांपल दे देता हूं, मैंने कोई सामान परचेस किया 1 लाख का और मैंने उस पर 10,000 का इनपुट टैक्स दिया, बोलो। और ये डेट जानते हो क्या है? ये है 1 नवंबर 2022। यानी ये किस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है? 22, 23, बोलो ना, उसी ईयर के बीच में आ गया ये ट्रांजैक्शन। अब हम आईटीसी लेना चाह रहे हैं, हम इस महीने नहीं लेना चाह रहे, अगले महीने लेना चाह रहे हैं, नहीं ले सकते। उसके अगले महीने लेना चाह रहे हैं, नहीं ले सकते। 6 महीने बाद लेना चाह रहे हैं, नहीं ले सकते। 10 साल बाद लेना चाहें तो नो, ऐसे कैसे? उसकी एक टाइम लिमिट बताई गई है, वो यही बताई गई है कि साल खत्म हो जाए उसके बाद 30 नवंबर 2023। साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023 को। कब खत्म हो रहा है? उस साल के खत्म होने के बाद जो 30 नवंबर की डेट आए वो, या फिर आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी 10 अगस्त 2023 में ही। रिटर्न कब फाइल कर दी? 10 अगस्त में ही कर दी, नवंबर तक वेट नहीं किया मैंने, 10 अगस्त में ही रिटर्न फाइल कर दी। जो दोनों में से पहले हो। जब रिटर्न फाइल कर रहे हो भैया तो सोच समझ करके ही कर रहे होगे, सब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के बाद कर रहे होगे, चेक करने के बाद कर रहे होगे, तो भैया ये लास्ट डेट है। जो दोनों में से पहले हो। मान लेते हैं हमारे लिए 30 नवंबर लास्ट डेट रखी गई है। कौन सी डेट? और हमने रिटर्न भरी 10 दिसंबर 2023 को, तो भैया लास्ट डेट आपकी यही है, इसके बाद आप आईटीसी नहीं ले सकते। अब क्लियर है? चलिए आगे। अगस्त तक, अगर आपने अगस्त में ही रिटर्न फाइल कर दी, जो दोनों में से पहले हो। बिल्कुल ठीक है, तो जो दोनों में से पहले। तो यहां पर वही दिया है कि 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न फाइल करने के पहले, जो दोनों में से। अब समझ में आया? लास्ट सेशन में मैंने थोड़ा इसको हड़बड़ी में करवाया था, मुझे मालूम था तुम लोगों को समझ में अब तो आएगा, अब तो समझ में आया। यानी आईटीसी लेने के लिए कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। सेक्शन 16(1) कहता है कि आईटीसी ले सकते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन हो आईटीसी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हमें अपने बिजनेस में यूज करना है और जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिख रहा हो। दूसरा, आईटीसी तब तक नहीं मिलेगी जब तक गुड्स आ न गया हो, जब तक टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट आ न गया हो, पेमेंट चला न गया हो, उसने रिटर्न फाइल कर न दी। चलें। डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज नहीं कर सकते उस वैल्यू पर जिसका हमने आईटीसी क्लेम कर लिया है, बस। और लास्ट बोला है आईटीसी क्लेम करने की मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? एनुअल रिटर्न जिस दिन आप भर रहे हैं या 30 नवंबर, जो दोनों में से पहले हो। क्लियर? हम लोगों ने केवल ये पहला वाला इंपॉर्टेंट नोट देखा था, हाँ या ना? हम लोगों ने ये नहीं देखा था। और देखो इसमें क्या आया है, अमेंडमेंट। चलिए, क्या बोलता है? जो देखा था वो हम लोगों ने देखा था कि अगर थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन से हम किसी को सामान दे देते हैं, मान लो यूपी की हेड ऑफिस ने मुंबई के एक सप्लायर को ऑर्डर दिया कि भाई मेरी दिल्ली ब्रांच में सामान सप्लाई कर दो, तो यूपी की ऑफिस ने मुंबई को बोला दिल्ली में सामान दे दो, तो जो मुंबई वाला है वो टैक्स इनवॉइस तो बनाएगा यूपी के नाम से, लेकिन सामान वो भेजेगा दिल्ली को, तो बिलिंग टू यूपी, शिपिंग टू दिल्ली, हाँ या ना? तो ये मान लिया जाएगा कि सामान इसको रिसीव हो चुका है।
अब ये फिर एक नया बिल बनाएगा यूपी वाला दिल्ली के नाम पर, अपनी ही ब्रांच के नाम से, कि मैंने फिर से सामान सप्लाई किया है, क्योंकि मैंने तुमको गाना बताया है। हाँ, जहां भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, तो जहां सामान रखा हुआ है वहां पर आईटीसी जाना जरूरी है। अब बात समझ में आई? सामान रखा है दिल्ली में और आईटीसी का इनवॉइस पड़ा हुआ है यूपी में, पॉसिबल नहीं है। अब समझ में आई बात? तो ये याद रहेगा। दूसरा, मान लो हमने किसी से कहा कि हमको सामान दो 10,000 यूनिट्स, उसने कहा देखो 6,000 यूनिट इस महीने ले लो, 4,000 यूनिट अगले महीने ले लेना। तो मुझे आईटीसी कब मिलेगा? इस वाले महीने में 10,000 का मिलेगा या पूरा अगले महीने मिलेगा? या 6,000 यूनिट्स का इस महीने, 4,000 यूनिट्स का अगले महीने? बिल तो बनेगा पूरा 10,000 का एक साथ, उसको काहे से तोड़ पाओगे? अब तो तुम लोग गलत हो गए। 6,000 का इस महीने, 4,000 का अगले महीने, पॉसिबल कैसे है? बिल तो एक ही बनेगा। जब बिल एक बन रहा है तो दो कैसे बनाओगे? हमने ऑर्डर जब 10,000 यूनिट्स का दिया है तो वो 10,000 यूनिट्स का एक बिल बना रहा है ना। जब दो बिल बनेगा तब तो झंझट ही खत्म हो गई। हम तो यहां ये कह रहे हैं कि हमने एक ऑर्डर दिया, उसने एक बिल बनाया और उसको डिफरेंट डिफरेंट लॉट्स में सामान दे रहा है। 2 में नहीं, 4 में देगा, 5 पार्ट में देगा। तो आईटीसी हम तभी क्लेम कर पाएंगे जब हमें लास्ट लॉट मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? यानी अगर 4 लॉट्स में सामान आएगा तो जब तक हमें 4th लॉट नहीं मिल जाएगा तब तक हम आईटीसी नहीं ले पाएंगे। अरे वो याद रहेगा। Where the goods against invoice are received in lots or installment, the registered person shall be entitled to take the credit upon receipt of the last lot or the last installment. Clear हुआ? क्या दिक्कत आई इसमें? X ने Y को जनवरी मंथ में कहा कि हमें 10,000 शर्ट्स जो हैं वो सप्लाई करो। हाँ या ना? बोलो। इसने इसको 3,000 शर्ट्स जनवरी में दी, 5,000 शर्ट्स फरवरी में दी और 2,000 शर्ट्स मार्च में दी। हो सकता है? नहीं हो सकता? लेकिन इन सबका बिल 100 रुपए के हिसाब से बना करके जनवरी में ही इसको भेज दिया गया था। तो बिल इसके पास कब आ गया था? लेकिन उस बिल से रिलेटेड सामान जो हमें आखिरी में मिला वो कब मिला? तो हम मार्च मंथ में ही अवेल कर पाएंगे पूरे आईटीसी को, उसके पहले नहीं कर पाएंगे। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर है? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बेसिकली जो जब आप लोग बेयर एक्ट खोलेंगे ना तो वो लिखा होगा प्रोवाइडेड दैट, फर्दर प्रोवाइडेड दैट। तो हमने इसको प्रोवाइडेड और फर्दर प्रोवाइडेड को हटा करके नोट्स में डाल दिया है। ठीक है ना? सुनना क्या लिखा है। लिखा है वेयर अ ये इस साल का अमेंडमेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ढंग से सुनना। वेयर अ रेसिपिएंट, अब मैंने क्या कहा था, तुमको पेमेंट करना है सामने वाले को, सामने वाले को हमें पेमेंट करना है तभी हम आईटीसी ले पाएंगे। अब सरकार कौन होती है मेरे धंधे के बीच में पैर और टांग अड़ाने वाली? वो हमें कैसे बोल सकती है सरकार कि तुम पेमेंट करोगे तभी तुमको देंगे? अरे तुम अपना काम करो ना, तुम मेरे बिजनेस में क्यों टांग अड़ा रहे हो? तुम लोग को अजीब लगा था ना लास्ट सेशन में जब हम पढ़ा रहे थे, तो तुम लोग को अजीब लगा था ना, सर मान लीजिए हम पेमेंट नहीं देंगे तो हमको तो आईटीसी मिल जाना चाहिए, हमारे पास बिल आ गया तो हमें आईटीसी मिल जाना चाहिए। हम उधार पर माल नहीं खरीद सकते क्या? तो सरकार कहेगी पेमेंट दो तभी तुम्हें क्रेडिट मिलेगी, नहीं बोल सकती। तो वाला सिस्टम खत्म करो, उधार वाला। तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, नहीं है पॉसिबल। उधार चलना है तो आईटीसी कैसे मिलेगा? तो कहा गया कि आपको जैसे ही सामान मिला, यस यू कैन अवेल द क्रेडिट देयर ऑफ, आप अवेल कर लो क्रेडिट। सामने वाले को पेमेंट देना है, 180 दिन का टाइम हम आपको दे रहे हैं। कितने दिन का? सोचो, इधर देखना, एक्स ने वाई को सामान बेचा, ये 10 करोड़ का सामान था, 2 करोड़ का उस पे जीएसटी था, हो सकता है?
यानी इसके पास 12 करोड़ का सामान आया, इसको पे करना है, ये पेबल है, ठीक। इसने 10 करोड़ दिखाया गुड्स का, 2 करोड़ दिखाया इनपुट टैक्स का। पक्की बात है। इस इनपुट टैक्स की ये क्रेडिट ले लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि पेमेंट इसने नहीं किया है। इस 12 करोड़ का ये पेमेंट यहां से यहां करेगा, तब तो ये 10 करोड़ अपने पास रखेगा और 2 करोड़। अगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पेमेंट ना करे, मान लो, तो क्या मिस्टर एक्स टैक्स का पेमेंट करेगा? 2 करोड़ करेगा, अपनी जेब से करेगा। क्या बात कर रहे हो? अजीब लग रहा है क्या ये सब सुनने में? अरे मैंने तुमको पंखा बेचा, अब देखना बड़ा आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां 10 करोड़ और 2 करोड़ ले लिया। अगर यही मैं कहूं मैंने तुमको पंखा बेचा 500 रुपए का और उस पर टैक्स था 50 रुपया, तुमने कहा सर हम आपको 2 महीने बाद पेमेंट देंगे, हमने अपनी बुक्स में लिख दिया सेल, तो क्या मैं टैक्स दूंगा सरकार को 50 रुपए? देना पड़ेगा। अब देखो 50 रुपए और ज्यादा आसान लग रहा है, 50 रुपया ही तो है, 2 करोड़ थोड़ी है। तो जो 2 करोड़ का धंधा कर रहा है एक आदमी के साथ, तो वो 2000 करोड़ का कर रहा होगा टोटल कई लोगों के साथ, ठीक है ना? तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 2 करोड़ गवर्नमेंट को, क्योंकि इसने सेल दिखा दी है, इसने सेल दिखा दी, अपनी इनकम बना ली। तुम अपनी इनकम बना सकते हो तो फिर टैक्स भी तो बनाओ। सेल दिखाते हो ना, उधार सेल, प्रॉफिट में आता है ना उसका, कि हम जब उधार माल बेचते हैं तो ये उम्मीद करके बेचते हैं कि सामने वाला पैसा मार ले जाएगा। हाँ, क्या वो सोच करके माल बेचते हो? दे देगा ना, यही सोच करके तो बेचते हैं ना। तो ये भी यही सोच कर बेचा कि ये चुट्टा हमको 12 करोड़ दे देगा। आने दो ना। अब देखो ना, इसने क्रेडिट ले ली इस 2 करोड़ की, और इसने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को 2 करोड़। इसने टैक्स दे दिया 2 करोड़ गवर्नमेंट को, इसने आईटीसी ले ली, बीच में बेचारा मरा कौन? क्योंकि वाई ने बाद में कहा हम पैसा नहीं देंगे, सरकार ने कहा हमको तो मेरा पैसा मिल गया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है कि नहीं? तो सरकार ने कहा ना, हम अपना पैसा तो वापस करेंगे नहीं, है कि नहीं? नहीं करेंगे। हाँ, अगर तूने 180 दिन के अंदर इसका पेमेंट उसको नहीं किया, तो ये जो तुम क्रेडिट ले करके चहक रहे हो ना, उछल कूद मचा रहे हो ना, फायदा ले लिए हो बैठे बैठे, पेमेंट भी नहीं किया और फायदा भी ले लिए चुट्टे, तो वापस पेमेंट करो। यानी सरकार को 2-2 जगह से फायदा। ये पेमेंट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि क्रेडिट ले चुका था। क्रेडिट लेने का मतलब होता है इसका टोटल सेल आया था 5 करोड़ की लाइबिलिटी, हाँ या ना? टैक्स टोटल लाइबिलिटी कितनी बनी थी इसकी? 5 करोड़। और इसने आईटीसी ले लिया था ये 2 करोड़, तो इसने सरकार को टैक्स कितना दिया था? 3 करोड़ टैक्स दिया था ना? और इसने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो अब ये 2 करोड़ का फायदा उठा करके बैठ गया है, पेमेंट भी नहीं किया है उसको जिससे सामान खरीदा था। तो गवर्नमेंट ने कहा जो तुम ये फायदा उठा ली हो ना, तुमको तो इसका मतलब 5 करोड़ देना था, तो एक काम करो 3 दे चुके हो, चलो 2 करोड़ और दे दो। अब बात समझ में आई? अब ये आपस की लड़ाई आपस में जाने, सरकार डबल फायदा नहीं ले रही है ना, ना 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 ना, ना, तब तुम गलत समझ रहे हो। सरकार अपना टैक्स ले ली, बात खत्म। पहली चीज, उसको एक ही जगह से टैक्स मिला, कहां से? एक्स से। वाई जो क्रेडिट लेकर के बैठा था बिना पेमेंट किए हुए, सरकार ने बस उससे कहा कि तुम बिना पेमेंट किए हुए क्रेडिट लेकर बैठे हो, उसको तुम पेमेंट करो, तुमको हमें क्रेडिट देना ही नहीं चाहिए था। अब बात समझ में आई? एक जगह से तो टैक्स मिले ना, तो सरकार को मिला कहां था? इसने क्रेडिट ले ली, उधर सरकार को पेमेंट हो गया था, तो सरकार को फायदा कहां हुआ? क्रेडिट तो कोई ले चुका है, जो सरकार को 2 करोड़ गया है वो 2 करोड़ ये माइनस करके बैठा है,
तो सरकार को कुछ नहीं मिला एक तरह से, उधर से सरकार को गया, इधर से सरकार की जेब से निकाल लिया वाई ने। कहां मिला सरकार को? मिला क्या? ये एक्स है, ये वाई है, इसकी जेब से 2 करोड़ चला गया, इसकी जेब से जाना था 5 करोड़, इसने 2 करोड़ माइनस कर लिया, 3 करोड़ ही सरकार को टैक्स पे किया। और इसने कितना किया? हाँ या ना? ये जो 2 गया है, ये 2 माइनस तो हो गया है ना यहां से। अगर ये माइनस नहीं हुआ होता तो सरकार को कितना मिलता? तो इसका मतलब सरकार को 2 करोड़ का नुकसान ही तो हुआ। एक ने पेमेंट कर दिया, दूसरे ने क्रेडिट ले ली, उसकी फायदा ले लिया, सरकार का टैक्स कम दे दिया 2 करोड़ से। तो सरकार को मिला कहां एक तरह से? अरे क्या कंफ्यूजन है क्या? है क्या? मुझे तुमसे 2 करोड़ लेना था, तुमने दे दिया। इससे 5 करोड़ लेना था, इसने 5 करोड़ न देकर तुम्हारा वाला 2 करोड़ माइनस करके हमको 3 करोड़ दिया। तो हमको कितना मिला टोटल? 5 करोड़। 3 करोड़ यहां से, 2 करोड़ यहां से। इसने जो 2 करोड़ माइनस किया था, इस बिहाफ पे इसने माइनस कर दिया था कि तुमको वो पेमेंट कर दिया है, या मान लिया गया था पेमेंट कर दिया है। अगर ये पेमेंट नहीं किया होता तो ये हमको कितना टैक्स दिया देता 5 करोड़ देता। 2 करोड़ तुमसे मिलता, 5 करोड़ इससे, टोटल कितना मिलता? मिला कितना? 2 का घाटा हुआ। या ये कह सकते हो कि जो 2 करोड़ का तुमने हमें पेमेंट किया, उस 2 करोड़ को ये माइनस कर चुका है। अब बात समझ में आई? जो 2 करोड़ का तुमने मुझे पेमेंट किया, वो अपने टैक्स को इसने माइनस कर दिया, तो मुझे मिला कहां वो 2 करोड़? एक तरफ से तो मेरा माइनस ही हो गया ना। तो वो जो माइनस हो गया था, 180 दिन के अंदर अगर इससे तुम्हें पेमेंट ना किया, तो सरकार ने कहा लाओ बट तू 2 करोड़ मुझे ही दे दे। आपस में निपटना कोर्ट में, मेरा घाटा क्यों, हमको किनारे करो। अब बात समझ में आई? ओफ, ये वही है। अगर इनवॉइस जनरेट होने के 180 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं होता है सप्लायर को, तो जितना भी टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है, तो जिसने अवेल किया है वो पेमेंट करेगा, अलोंग विद द इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50। सेक्शन 50 में पढ़ोगे तुम लोग इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है ना? उसके साथ इंटरेस्ट, यानी 2 महीने 3 महीने 4 महीने तुमने अपने पास पैसा रोक रखा, 2 करोड़ का फायदा उठाते रहे, सरकार दांत दिखाती रही। अब 2 करोड़ भी दोगे, और जो 4 महीने बाद जो सरकार को टैक्स का पेमेंट किए हो, उसका इंटरेस्ट भी दोगे। हाँ बोलो। यही था, ये अमेंडमेंट वही है। पहले यहां पर रिवर्सल वर्ड ही यूज था। ये देखो, पहले ये वर्ड यूज था, अब पेड वर्ड यूज कर लिया गया है। जानते हो क्यों? दुनिया में एक से एक चमत्कारिक लोग हैं, समझे? तो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन उन लोग की सोच चलती है। सरकार ने ये लिखा तो उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं टैक्स नहीं दूंगा। और एक्स और वाई मिली भगत करके बैठे हैं कि 2 करोड़ रोक लो। दोनों मिले जुले हैं। अभी तक तुम दोनों को लग रहा था दोनों अलग अलग हैं। अब जरा ये सोच करके बैठो कि दोनों मिले हुए हैं। जैसे केजरीवाल कहता है ना, ये सब आपस में मिले हुए हैं जी। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, एक्स भी और वाई भी। एक्स ने सामान की दिया, एक्स ने उसका पेमेंट किया गवर्नमेंट को, वाई ने क्रेडिट ले ली, दोनों आराम से बैठे। सरकार ने कहा 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देना। अब वाई ने कहा ठीक है, नहीं तो हमारी लाइबिलिटी में ही तो जोड़ दोगे, तो और क्या करोगे? लाइबिलिटी में जुड़ गया। जिस समय लाइबिलिटी में जुड़ गया था, वाई ने एक्स से कहा ठीक है, तो एक काम कर, फिर से सामान सप्लाई दिखा दे।
फिर से हम 2 करोड़ की आईटीसी ले लेंगे, तू दे देना उधर से। फिर से ये आईटीसी 2 करोड़ की वसूल लिया, सरकार को 2 करोड़ देकर 2 करोड़ फिर माइनस। तो एक तरफ प्लस किया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, हो सरकार को मिलने से रहा, तो सरकार ने भैया पेड कर दो, तो चुपचाप पेड करना पड़ेगा। तो अब इस वर्ड को हटा करके पेड वर्ड यूज कर लिया गया है। क्लियर हुआ? यही अमेंडमेंट है। पेड बाय हिम, एक्चुअल में पेड करना पड़ेगा। ठीक, अब क्लियर है? हाँ जी, पेड करना पड़ेगा, जेब से जाएगा। रिवर्स ही करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में पेड कर, रिवर्स तो करके ही पेड करोगे ना, लायबिलिटी बनाओगे कैसे? रिवर्स करके। और इस लायबिलिटी जो जनरेट होगी रिवर्सल से, इसको एक्चुअल में पेड करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि फिर आईटीसी आई है माइनस कर दे, उसका फायदा इसमें से नहीं मिलेगा। अभी रहने दो, अभी रहने दो। दूसरा, इसी को आपके आगे ले जाते हुए इन कंटिन्यूएंस ऑफ दिस नोट, जो अभी मैंने पढ़ा है कि अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर रहे हो तो जो आपने आईटीसी ले ली थी उसको सरकार को पेड करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद सेक्शन 50 का इंटरेस्ट वाला। इसी में ही एक और आगे ऐड किया गया है कि फ्यूचर में हो सकता है कि तुम रियल में सामने वाले को पेमेंट कर दो। अभी 180 दिन के अंदर नहीं किए थे तो तुमको टैक्स देना पड़ा गवर्नमेंट को, और मान लो टैक्स देने के बाद तुमने उसको एक्चुअल में पेमेंट कर दिया तो तुम्हें तो घाटा हो गया। एक तरफ से सरकार को भी दिए और उधर भी दे दिए, तो जो तुमने दिया था उसकी क्रेडिट ले लोगे। फिर नहीं समझे? अब क्रेडिट ले लो, दोबारा क्रेडिट ले लो, अपना फायदा कर लो। कोई टाइम लिमिट नहीं है इसकी। क्या नहीं है? कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो कहा गया कि द रेसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द आईटीसी ऑन पेमेंट मेड बाय हिम टू द सप्लायर। जब आप उस सप्लायर को पेमेंट करोगे फिर क्रेडिट ले लोगे, अमाउंट टुवर्ड्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ अलॉन्ग विद द टैक्स पेबल देयरऑन। ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। चले, मिस्टर एक्स is a furniture dealer. On 1st August 22 he purchased 100 chairs from a manufacturer valued 5,000. तो 100 चेयर 5,000 की तो 5 लाख रुपए हुआ। It is agreed that the chair will be sent by the manufacturer in 2 lots of 50 each. तो तुम लोग को बताया अगर लॉट्स में सामान जाता है तो आईटीसी कब मिलेगा? जब लास्ट लॉट मिल जाएगा। 1 सितंबर 22 को 50 चेयर गई हैं 5,000 वाली 2.5 लाख, फिर 1 अक्टूबर को गई हैं 50 चेयर 5,000 वाली 2.5 लाख। तो हमें आईटीसी कब मिलेगा? जब ये 1 अक्टूबर वाला। तो here even though a portion of the chair was received 1 September, Mr. X can avail the ITC। जो ये टोटल टैक्स दिया है CGST 45,000, SGST 45,000, ये टोटल 90,000 का आईटीसी कब क्लेम करेगा? ऑन द रिसीट ऑफ लास्ट लॉट ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को ही वो एलिजिबल हो पाएगा आईटीसी लेने के लिए, उसके पहले नहीं, क्योंकि लास्ट लॉट उसी समय ही मिला है। ठीक है ना? चल सकते हैं आगे। मिस्टर राम ने एक ऑडिट सर्विस करता है। मिस्टर राम हैज टेकन ऑडिटिंग सर्विसेज, सॉरी सीए एक रखा उसने, मिस्टर राम ने। द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज इज 50,000 एंड जीएसटी इज 9,000। इफ ही डजंट मेक द पेमेंट ऑफ 59,000 विद इन 180 डेज, आईटीसी 9,000 विल बी पेड बाय हिम। अवे रिवर्सल नहीं है, पेड बाय हिम। वो 9,000 उसको एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। अब क्लियर है? मान लेते हैं राम ने बाद में पेमेंट कर दिया 180 दिन के बाद 9,000 रुपए, तो ठीक है 9,000 रुपए का आप क्रेडिट ले लो वापस। पक्की बात? राज प्राइवेट लिमिटेड इज अ डीलर इन फर्नीचर एंड परचेजेस। 1 लाख का फर्नीचर खरीदा उसने 15 दिसंबर को। जीएसटी पेड किया 18,000, 1 लाख पर 18,000। उसने अपनी फाइनल एनुअल रिटर्न भरी है 31 जुलाई को और लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो 31 जुलाई को रिटर्न भर दिए हो, 30 नवंबर लास्ट डेट है, तो जो दोनों में से पहले हो जुलाई में भर दिए, तो इसका मतलब सब देख दाख कर भरे होगे ना, तो जुलाई। लेकिन अगर उसने दिसंबर में रिटर्न भरी है तो भैया नवंबर लास्ट डेट होती है, तो 30 नवंबर। समझ में आई बात? अरे बोलो। मैं केवल इस सेक्शन का हिंट दे रहा हूं, सेक्शन 17 का, ढंग से सुनना। एक अकेला सब पे भारी कौन सा सेक्शन है? 17। अगर ये सेक्शन तुम लोगों ने ढंग से कर लिया, इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा, टाइम लेगा,
अगर सेक्शन 17 ढंग से कर लिया तो समझ लो आईटीसी में तुम लोग को कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अवेल करते समय। और केवल यही नहीं, रूल नंबर 41 और 42 ये इक्वली उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सेक्शन 17, रूल 41, रूल 42 आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और सारी की सारी मुसीबत की जड़ बस यही 3 चीजें हैं। तो हम लोग स्टार्ट करें। हिंट दे रहे हैं आज। सेक्शन 17 है क्या? देखो ना वर्ड क्या लिखा है, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। आपको क्रेडिट मिलेगी कैसे? आपने सामान खरीदा, क्या करने के लिए? बेचने के लिए। हो सकता है मैंने सामान खरीदा, उसको मैंने अलग अलग जगह पर यूज किया। हो सकता है मेरा पूरा सामान टैक्सेबल हो जो मैं सप्लाई कर रहा हूं। हो सकता है पूरा सामान माफ हो, मैंने खरीदा टैक्स देकर, लेकिन जो मैं बेच रहा हूं उस पर टैक्स है ही नहीं। नहीं हो सकता। तो क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? हाँ या ना मत बोल देना, अभी पढ़े नहीं हो। सोचो आईटीसी मिल जाएगा क्या? सोचना पड़ेगा। मैंने सामान खरीदा, उसका कुछ हिस्सा मैंने टैक्सेबल वाले में, कुछ नॉन टैक्सेबल में। अब क्या आईटीसी कैसे मिलेगा? मैंने सामान खरीदा जो माफ था, अब जब हम दे रहे हैं वो टैक्सेबल है, अब क्या होगा? मैंने जब सामान खरीदा वो टैक्सेबल है और मैंने उस सामान का कुछ यूज टैक्सेबल में किया, कुछ एग्जम्प्ट में किया, कुछ कैपिटल गुड्स के कंस्ट्रक्शन में कर दिया, अब क्या होगा? मैंने जो सामान खरीदा, जो मैंने टैक्स दिया है, उससे मैंने कुछ सामान टैक्सेबल में यूज किया, कुछ एग्जम्प्ट में किया, कुछ घर लेकर चले गए, अब क्या होगा? मैंने जो सामान खरीदा था जिस पर मैंने टैक्स दिया है वो चोरी हो गया, हुड़की होगा। बात समझ में आई? तो ये है अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, इसको हम कहते हैं अपॉर्शन, बांटना। कैसे बांटोगे वो बताएगा। और ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, सामान खरीदे, टैक्स दिए, खबरदार जो आईटीसी लिए। ब्लॉक्ड का मतलब मना है। क्लियर हुआ? अपॉर्शन मतलब बांटना, मिल रहा है, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा, अलग अलग तरीके से मिलेगा, जैसे भी हो, अपॉर्शन करना, बांटना। ब्लॉक्ड का मतलब भैया नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बस यही हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट सेशन से। कोई दिक्कत हो तो बोलो। टाटा करे कि अभी मन नहीं भरा? मन नहीं भरा। नहीं, हम जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा इजी, इस चैप्टर को हल्के में मत लेना। मैंने कहा पूरे जीएसटी का ये कोर पोर्शन तुम लोग पढ़ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन तुम लोग पढ़ रहे हो। तो अगर इस चैप्टर को ढंग से कर लिया, रिवीजन करके घर से आए, बार बार किया, बार बार पढ़ा, जितना पढ़ोगे समझ लो तुम लोग, अगर किसी से लड़ाई भी करनी होगी ना मार्केट में, बस यही चैप्टर तुम लोग को पूरी जिंदगी खिलाएगा पिलाएगा। मैंने क्या बोला? यही चैप्टर पूरी जिंदगी तुम लोग को क्या पिलाएगा, अगर जीएसटी में कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो। और सारी बवाल की जड़ यही है, इतनी मोटी मोटी किताब बन जाती है इस चैप्टर को लेकर के, 500-500 1000 पेज की किताब इसी चैप्टर को लेकर बन जाती है। ठीक है ना? थैंक यू बच्चों।